पहला सौदा में आप सबका स्वागत है और बात करते हैं ब्रोकरेज स्टॉक्स की, जहां पर आज एक खबर बड़ी है। सेबी ने 5 कमोडिटी ब्रोकर्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। एनएसईएल घोटाले वाले मामले में कुछ इन्वेस्टर्स को गलत आश्वासन देने की वजह से ये कारण बताओ नोटिस जारी हुआ। 21 दिनों में जवाब देना होगा। उनमें से 3 हैं लिस्टेड, आईएफएल, जियोजीत, उनकी कमोडिटी नाम है जियोफिन और मोतीलाल ओसवाल। अमरीश, क्या होने वाला है? मुझे तो लगता नहीं कि ज्यादा कुछ होगा। डरने की जरूरत नहीं, डरने की तो जरूरत नहीं है शायद, क्योंकि पहले भी देखा है कि whenever such things happen, either the penalty is too small, we'll bother about, और यदि इनकेस बड़ा होता है then it goes into appeal, ठीक बात है, and it just goes on. तो मुझे लगता नहीं कि इससे ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा। और ये कई बार देखा भी है, सेबी अगर कोई देता है तो अपील सैट में चली जाती हैं कंपनियां और उसके बाद मामला लटका रहता है काफी समय तक। लेकिन मोतीलाल ओसवाल के साथ अच्छी बात ये कल इनके नतीजे और नतीजों ने बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला है। 91% प्रॉफिट बढ़ा है। सर चार्ट देखकर बताइए, आप तो काफी समय से मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर जब तक चार्ट्स देखें बागले साहब, एक चीज में जोड़ूं तब तक मुझे ना कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है, ताज्जुब होता है। कल मैं सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर देख रहा था, मालूम है लोग कैसे कैसे मैसेज चला रहे हैं। कल मार्केट 5% नीचे खुलेगा। अरे ये 5 ब्रोकर क्या 5% मार्केट को नीचे खुला देंगे? मतलब ऐसे ऐसे एनालिसिस, इसलिए आपको सीएनबीसी आवाज पर होना चाहिए कि आपको क्या रियलिस्टिक और प्रॉपर एनालिसिस मिलता है। जो उनकी बात भी नहीं करनी चाहिए। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि इस तरह की मतलब आप क्या पैनिक करना चाहते हैं? अरे एफएनओ में तो है नहीं ना कोई भी शेयर। आप कैसे अगर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आना है तो शेयरों पे आएगा। एक मिनट, अगर आना है तो शेयरों पे आएगा और एफएनओ में कोई भी शेयर नहीं। और नतीजे देखिए लगातार मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के जबरदस्त आ रहे हैं। और समझिए वर्स्ट के सिनेरियो में सारे स्टॉक नीचे के सर्किट पे खुल जाए तो क्या सेंसेक्स गिर जाएगा, उससे निफ्टी गिर जाएगा? मतलब लोग क्या बात करते हैं वो समझ में आता है। तो कहीं कोई आप दूसरी जगह कहीं पे आप मैसेज पढ़ते हैं व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, बिल्कुल उस पर फोकस मत कीजिए, घबराने की जगह। और मुझे कई फोन आए कल, अरे ये क्या हो गया, ऐसा क्या हो जाएगा, ऐसा ये। और अच्छा कुछ भी हो जाए तब भी ये 5 ब्रोकर मिलकर पूरा मार्केट नहीं है, ये चीज भी समझ लीजिए। तो बताइए सर, ये ब्रोकिंग कंपनियां कैसी लगती हैं? मैं तो सिंपल, हाँ, मोतीलाल जहां खुले वहां खरीदना चाहिए, ये सवाल का जवाब। और बाजार जो है लगातार हाईएस्ट पर है, इतना ऑलरेडी ऊपर जा चुका है, तो उस लिहाज से मैं बाइंग करने के लिए कंफर्टेबल। जिसके पास है वो क्या करे? बिल्कुल होल्ड करें। लॉन्ग टर्म टारगेट क्या है आपका? मेरा मतलब मुझे तो मोतीलाल 4 डिजिट दिखता है बस। तो और हाँ, आज अगर खराब न्यूज आती है तो 30-40 रुपए नीचे खुलता है। मेरा 1400 का टारगेट है इस मोतीलाल। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। कहीं कोई ऐसा पैनिक ना करें और नहीं कोई ये ब्रोकरेजेस बंद होने वाले हैं सब जो लोगों को मतलब। अच्छा दूसरा क्या है, ये रिटेल ब्रोकरेजेस है और हमारा चैनल देखने वाले रिटेल इन्वेस्टर हैं, तो कई लोगों को ये भी डर है। कई सारे अलग अलग जगहों से सब ब्रोकर छोटे लोग फोन करके पूछ रहे हैं, अरे क्या होगा, बंद तो नहीं हो जाएगा? अरे सब कुछ नहीं होने वाला, कोई भी बिल्कुल घबराइए मत। बाजार में भी कहीं कोई दिक्कत वाली बात फिलहाल नहीं है। और आज की शुरुआत हम आपको बता दें किस तरह की होती दिख रही है। सेंसेक्स और निफ्टी में उससे पहले रुपया खुल चुका है 4 पैसे की मजबूती के साथ, 64 रुपए 11 पैसे। ये है करेंसी मार्केट का लेवल। प्री ओपनिंग सेशन को सेटल होने देते हैं, उससे पहले बात करते हैं एक और स्टॉक की। एक स्टॉक कहें कि आज का एक्सीडेंट कहें से बायोकॉन, एक पे 2 बोनस बचा पाएगा इतने? मतलब मैं नतीजे खराब तो नहीं कहूंगा, हाँ वो तो है, तो घटिया है, पर मैंने उतना एनालाइज नहीं किया है नतीजे, पर उतने ठीक भी नहीं थे। तो मैं आपको बताऊं अमरीश, जो 7% की रेवेन्यू ग्रोथ का अनुमान था, डी ग्रोथ है पहली बात। मतलब ये बायोकॉन के लिए बहुत मुश्किल वाला मामला है। 3% नेगेटिव ग्रोथ, वो बड़ी चीज है। एडजस्टेड बेसिस पर अगर इनकम निकाल कर देखें तो मार्जिन खाली 18% है। और सबसे बड़ी बात, ये एकमात्र ऐसा फार्मा स्टॉक है जो 35 के मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है। सिप्ला 15 के मल्टीपल पर मिलता है आपको। और सेकेंडली लास्ट 1 साल में I think this is the only pharma stock. तो करेक्ट नहीं हुआ है। No, in the large cap which is appreciated by close to 100%. Absolutely. तो मेरे ख्याल से ये नंबर, और अगर 1 पे 2 बोनस है तो कोई भी आप ये बोनस देखकर खुश मत होइए, कूद मत पड़िए कि 1 पे 2 बोनस कुछ नहीं होता। अगर डिविडेंड मिले तो खुश होइए कि हाँ पैसा आपकी जेब में आ रहा है, बोनस में कुछ नहीं होगा। शेयर बढ़े जाएंगे, 1 के 3 हो जाएंगे, भाव उतना ही घट जाएगा। तो ऐसे में बायोकॉन के लिए मुश्किल भरा वक्त आज हो सकता है। समित इसके चार्ट देखिए, बताइए कितना कमजोर हो सकता है नीचे गिरे तो? क्या कहीं कोई लेवल है अहम सपोर्ट जहां पर आप खरीदारी करना चाहेंगे?
देखिए अनिल जी, ऑनेस्टली बोलूं तो यहाँ पे फिलहाल तो हम खरीदारी नहीं करेंगे, क्योंकि ये स्टॉक ने एक रिलेंटलेस रैली दिखा है 400-500 के लेवल से, और इतने छोटे समय में ये स्टॉक ने अच्छा खासा एक वर्टिकल रैली है। उसके बाद लास्ट 1.5-2 महीने से हम देख रहे हैं कि ये स्टॉक कंसोलिडेशन मोड में जा रहा है। ऊपर की तरफ हमारा यही मानना था कि 1180-1200 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, और वहीं से हमने थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखी है। आज के लिए अगर कोई इंपॉर्टेंट लेवल देखना है तो 1060-1050 का लेवल होगा। ये लेवल जैसे ब्रेक होता है, जो हम लास्ट 2-3 महीनों से थोड़ा बहुत जो कंसोलिडेशन देख रहे हैं उसमें से ब्रेक डाउन आ जाएगा। वो केस में फिर वो स्टॉक में एक नियर टर्म करेक्शन कंटिन्यू हो सकता है, बट फिलहाल अगर कोई लेवल देखना है तो 1060-1050 का एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा। ओके, ये है लेवल 1060 के आसपास। देखते हैं बायोकॉन में आज क्या कुछ एक्शन होता है। प्री ओपनिंग सेशन में देखते हैं कितना कमजोर होता है, या फिर अगर कमजोर ना हो तो क्या विप्रो की तरह मजबूत खुलने के बाद में पिटाई होती है। तो बोनस कितना बचा पता ही देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग सबसे बढ़िया जो हमने बताया आपको अभी थोड़ी देर पहले की एक है वो थीम जो आज कारगर साबित हो सकती है। स्टॉक 2020 का देखिए अपडेट। पूरी की पूरी टीम देखिए किस तरह से निकल कर आई है, बल्लेबाजों के ऊपर ही भरोसा किया है। आईटीआई के ऊपर अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। आईटीडीसी में जिस तरह से देखिए सरकार ने तेजी से कामकाज किया है, होटल्स को राज्य सरकारों के हाथ में सौंप रहे हैं, साथ ही HOTC में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। स्कूटर्स इंडिया के पास भी लेमरेटा के ब्रांड्स हैं, यहाँ पर सरकार हो सकता है स्ट्रेटेजिक स्टेक्स सेल कर दे। BEML BEL में अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। सरकार ने BEML में स्ट्रेटेजिक सेल के लिए तो मर्चेंट बैंकर्स के लिए बोलियां भी मंगाई हैं। SCI में अच्छी रैली देखी जा सकती है। MRPL NBCC को इसलिए शामिल किया है क्योंकि ये दोनों ही सरकारी कंपनियां अब FNO में शामिल हो रही हैं, और फ्री हिट का दर्जा सिलेक्टर्स ने दिया है बलरामपुर चीनी को, क्योंकि ये भी FNO में आज से शामिल होने वाला है। रेमंड भी शामिल होने वाला है, और रेमंड है इसलिए आज का पिंच हिटर स्टॉक। मेरी टीम पे नजर डालिए, यहाँ पे एक खिलाड़ी हमने शॉर्ट कर रखा बायोकॉन, जिसके नतीजे बेहद खराब हैं, इसलिए इसमें बिकवाली की सलाह है। लेकिन HCL इन्फो सिस्टम्स में अपना एक बिजनेस हाइव ऑफ कर रहे हैं, इसलिए खरीदारी की सलाह। प्रिज्म सीमेंट को एक बड़ी लाइमस्टोन माइन 50 साल के लॉट की मध्य प्रदेश सरकार ने, इसलिए खरीदारी। निर्लॉन बहुत बढ़िया नतीजे। वेस्टॉन ने एक टाई अप किया बड़े बिल्डर के साथ, वहां पे अच्छी तेजी बनेगी। मुक्ता आर्ट्स और PVR बाहुबली 2 के जो फायदे हैं इन दोनों को मिलेंगे, क्योंकि एग्जिबिटर्स हैं, सबसे बड़ी स्क्रीन है इनके पास, और आज बहुत सारे शोज दिखाए जा रहे हैं। मतलब 9000 स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं, एक दिन में 1000 शोज हुए, तो उसका फायदा होगा। आशापुरा इंटीमेट में खरीदारी करी, क्योंकि यहाँ पे बड़ी फंड बाइंग की खबरें आ रही हैं। IGL में FIA का निवेश 24 से बढ़ा के 30% करने को मंजूरी दी गई, उसका फायदा। और हटसन एग्रो साउथ की लार्जेस्ट डेयरी कंपनी है, बहुत बेहतरीन नतीजे दिए हैं, घाटे से प्रॉफिट में आई है, यहाँ पे भी खरीदारी करें। तो ये आज के सुपरहिट स्टॉक्स, इनके ऊपर रखिएगा नजर। लेकिन CNBC आवाज ने जो आपको जानकारी दी थी, देखिए कि ITDC राज्य सरकारों की जगह पर जो होटल्स हैं वो उनको दे देगी, और MOU देखिए कल साइन हुए। बाजार बंद होने के बाद एक्सचेंजेस को सूचना दी, और ITDC का स्टॉक आज प्री ओपनिंग सेशन में 10% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। क्या पैसा बना है लोगों का, देखिए यहाँ पर आपका 6 दिन पहले 600 रुपए का टारगेट था बागले साहब, मुझे याद है, और हमने कहा था ये एक ही दिन में हासिल हो जाएगा। उस दिन 20% का अपर सर्किट लगा था, और अब भाव है 734 का। ये बताइए अब कोई टारगेट में रिवीजन है क्या, और ऊपर जा सकता है, और कितनी तेजी आपको लगती है ITDC में, क्योंकि सरकार ने इस कंपनी को रिवाइव करने का बेड़ा उठा लिया है। और कल 2 बड़े अनाउंसमेंट्स BSE पे आप अनाउंसमेंट्स में जाकर देख सकते हैं। कितनी और रैली होगी? मैंने कहा था कि स्टॉप लॉस डाल के खड़े रहे। आपने कहा था ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइए, ऊपर की करते जाइए। अभी फिर भी मेरा अभी भी स्टॉप लॉस 650 ही बनता है जी। अगर उसके नीचे ट्रेड होगा तो शॉर्ट टर्म वीकनेस होगा, जो कि 600 तक 580 तक ला सकता है। बट अदरवाइज मुझे अभी भी ऑब्वियसली यहाँ पर फ्रेश बाइंग की तो सलाह नहीं होगी, ये मैं क्लियर कर दूं। आप स्टॉप लॉस बता रहे हैं, टारगेट भी कुछ अगर नजर आ रहे हैं, या ब्लू स्काई में पहुंच गया, ब्लू स्काई में पहुंच गया तो कुछ भी हो सकता है। बराबर है, ठीक बात है। नीला आसमां, ब्लू स्काई जोन। ओके, कुछ और स्टॉक्स जो एक्शन में दिखेंगे। आईबुल रियल, क्या बड़े खराब नंबर्स हैं एक्चुअली, कल रिजल्ट आए हैं बाजार बंद होने के बाद। क्रिस जरा बताइए क्या शॉर्ट करना चाहिए? और आज तो वायदा कारोबार के बैंड से बाहर भी आ गया, सीरीज की नई शुरुआत है, तो आज तो यहाँ भी खुला मैदान है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट क्या करना चाहिए? सिर्फ 18% प्रॉफिट बढ़ा है, आय घटी है, मार्जिन बेहद खराब,
मतलब एबिटा लेवल पर परफॉर्मेंस खराब आई है तो क्या करना चाहिए, या नीचे के लेवल पर खरीदेंगे आप? चिंता का विषय है कि यहाँ पर लास्ट सीरीज में हमने बहुत ही जबरदस्त बढ़त देखे, तो उसकी तुलना में अगर आप देखें तो ये एक प्रॉफिट टेकिंग का एक अच्छा एक कारण भी बन गया। तो मेरा मानना है कि शायद आज के दिन पे एक डेफिनेटली एक डाउन ट्रेंड डाउन टेक आने की संभावना है, और मेरा मानना है कि शायद नियर टर्म टारगेट अगर पकड़ के चलो तो आई थिंक 140 145 यहाँ तक जाने की संभावना है। तो डेफिनेटली आई थिंक आज के दिन में मुनाफा वसूली या तो फिर शॉर्ट करके चले। चलिए, तो इस शेयर पर रखिएगा नजर। पिछली सीरीज का स्टार परफॉर्मर था, 80% की रैली अप्रैल सीरीज में इस स्टॉक में देखने को मिली। लेकिन बात करते हैं अब एक शेयर की जो कल दबाव में था, यूपीएल यूनाइटेड फॉस्फोरस। अचानक से सेकंड हाफ में पता नहीं क्या हुआ, अचानक से इतनी तेज गिरावट देखने को मिली। आज देखिए नतीजे आने वाले लगता है, तो नतीजे जिनको लग रहा है खराब है उन्होंने शॉर्ट पोजीशंस बनाई है यूनाइटेड फॉस्फोरस। क्या वजह हो सकती है नतीजे कमजोर होने की, आप तो ट्रैक करते हैं इसे? एक ही वजह हो सकती है विच इज फॉरेक्स फ्लक्चुएशन। ओके। और लास्ट ईयर भी बिकॉज ऑफ फ्लक्चुएशन हमने देखा कि परफॉर्मेंस वाज अफेक्टेड। ऑलराइट। और इस बार बिकॉज द रुपी हैज अप्रिशिएटेड एंड नियरली 66% ऑफ देयर अर्निंग्स इज फ्रॉम एक्सपोर्ट्स, तो मुझे लगता है कि दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस। सपोर्ट कहां पर लेगा ये शेयर, क्योंकि कल गिरा है, अगर चलिए मान लें आज फॉरेक्स की वजह से शेयर गिरता है, तो कहां पर खरीदारी करनी चाहिए? क्योंकि देखिए मंदी करने वालों ने तो कल मंदी कर ली जमकर इसमें, अब नतीजे कमजोर आएंगे तो वो कवर भी करने आएंगे। कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं इसके लिए? 750 का वो अहम लेवल था जो पहले रेजिस्टेंस था, जो ब्रेक हुआ था लगभग 19 अप्रैल को, और वहां से ये स्टॉक भागा था। तो करेक्ट मूव आती है तो 760 770 के आसपास आता है, 750 के नीचे जाना नहीं चाहिए। वहां पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ओके। एक और स्टॉक औरोबिंदो फार्मा जो कल कमजोर होता हुआ दिखा, और आज खबर भी एक नेगेटिव आती दिख रही कि यूएस एफडीए का इनके प्लांट 4 के लिए जो इंस्पेक्शन चल रहा है आज खत्म होने वाला है, लेकिन कुछ खबरें ये आ रही कि शायद इस पर एक फॉर्म 483 यानी कि ऑब्जर्वेशन वार्निंग लेटर ये सब कुछ आ सकता है। 10% सेल्स जो यूएस की है औरोबिंदो फार्मा की, ये इस प्लांट से आती है। औरोबिंदो फार्मा क्या राय है अमरीश, क्या करना चाहिए? कल कमजोर तो होता हुआ दिखा है। One of the weakest pharma stocks, और I think because this US FDA issue, तो शायद हम लोग और भी नीचे का सेल दे सकते हैं। आई मीन आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड इफ वी सी लेवल्स ऑफ 550 560। 550 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं औरोबिंदो फार्मा में। ये राय अमरीश जी की। अमरीश जी तो काफी मंदी में है, स्टॉक पर भी फिर रखिएगा नजर। लेकिन वो स्टॉक्स जो एफएनओ में शामिल होने वाले हैं आज से, ये बताइए अमरीश जी, कोई शेयर उसमें अच्छा लगता है आपको? क्योंकि उनमें से कई शेयर हैं जो लगातार हर रोज 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर छूते जा रहे हैं। लिस्ट आपने देखी है, अपना पिक बताइए। No, I mean from a trading point of view, I think one could be looking at picking it up. जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, from an investment angle, इस वक्त मैं कुछ भी नहीं ले रहा हूँ। Okay. I think my only last investment pick, I mean in the last 1 week, was Mahindra and Mahindra, और उसका recommendation देते ही within 2 days देखें कि clearly nearly 7-8% ऊपर चल चुका है। सही बात है। So especially after such moves, I think one has to just stay put, not really go out and aggressively buy unless you're a trader. क्रिस, आप क्योंकि एफएनओ में हैं, अब आपने इनके पहले चार्ट्स भी देखे होंगे। अब ये सारे शेयर देखिए, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, एनबीसीसी, महानगर गैस, बर्जर पेंट, कैनफिन होम, ये तमाम शेयर हैं। 16 शेयर जो शामिल होने वाले हैं एफएनओ में। पोजीशंस तो आज से बनेंगी, लेकिन आपको सबसे अच्छा कौन सा लगता है? नेस्ले, एमसीएक्स, वी-गार्ड, जीएसएफसी, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, लंबी लिस्ट है, क्या पसंद है आपको क्रिस? जी आई थिंक एनबीसीसी जो आपने ऑलरेडी बताया, आई थिंक यहाँ पर डेफिनेटली मोमेंटम रहने की संभावना है। और दूसरा एक कैनफिन होम्स है, मेरा लगातार फेवरेट रही है, और मेरा मानना है कि शायद हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में वन ऑफ द बेटर शेयर है, क्वालिटी वाइज वेरी हाई पेडिग्री शेयर है। तो कैनफिन होम्स में डेफिनेटली एक 5-6 तक एटलीस्ट इनिशियल टेक पे बन सकती है। और तीसरा बजाज फिनसॉफ्ट, ये भी बहुत ही हाई पेडिग्री स्टॉक है, और भले थोड़ी बहुत एक वैल्यू ज्यादा है, आई थिंक 4,500 के ऊपर है, तो उस लिहाज से शायद यहाँ पर मतलब स्मॉल ट्रेडर्स के लिए रिकमेंड हो, लेकिन डेफिनेटली यहाँ से मोमेंटम आ सकते हैं। लास्ट में आई थिंक एमसीएक्स, यहाँ खबर पे भी एक खबर भी है, और खास करके एमसीएक्स में अभी तक परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली। लास्ट हफ्ते भर में थोड़ी बहुत यहाँ पर मूवमेंट पॉजिटिवली चालू है, लेकिन ओवरऑल तेजी में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो मेरा मानना है कि शायद जो भी पॉजिटिव न्यूज फ्लो वगैरह सुन रहे हैं, उस लिहाज से एमसीएक्स में एक पॉजिटिव मूवमेंट आने की संभावना है। एक और स्टॉक जो बड़ा मजबूत रहा है एमआरपीएल, इसके चार्ट देखिए समित, क्या यहां खरीदारी करनी चाहिए? आज से वायदा कारोबार में शामिल हो रहा है। ऑयल एंड गैस स्पेस में मेरे ख्याल से ये सबसे सस्ता शेयर है वैल्यूएशन के लिहाज से। चेन्नई पेट्रोल जैसी कंपनी से अगर आप कंपेयर करें तो कम से कम 15%, 10 से 15% सस्ते वैल्यूएशन पे ये स्टॉक मिल रहा है। और वागले साहब ने भी कई बार चार्ट पर रिकमेंड किया है, हमारे स्टॉक 2020 की टीम में भी शामिल हुआ है ये कई बार। एमआरपीएल के चार्ट देखकर बताइए कितनी तेजी हो सकती है यहाँ पर? आज भी टीम में है। आज भी है, ओके।
देखिए अनिल जी, चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। जब से इसने ये 70-75 का एक मेजर ब्रेकआउट दिया तब से ये स्टॉक ने इसका स्ट्रांग मूव कंटिन्यू रखा है। हालांकि अगर आप मोमेंटम ट्रेडर हो तो यहाँ से एटलीस्ट 140-142 के लेवल्स पॉसिबल है, जो ऑल टाइम हाई के आसपास होगा। बट यहाँ पे एज एन इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव ये लेवल पे हम रिकमेंड नहीं करना चाहेंगे। इनफैक्ट ये स्टॉक में थोड़ा कंसोलिडेशन या माइनर प्रॉफिट बुकिंग आता है, तो लो लेवल्स पे अराउंड 120 एक अच्छा बेट बनेगा, और फिर वो केस में ये स्टॉक उसके जो 140-142 के लेवल्स है वो ब्रेक कर सकता है। सो एज ए मोमेंटम ट्रेडर आप 140-142 के लिए इसमें ट्रेड कर सकते हो, छोटा स्टॉप लॉस रख के। बट अगर आपका डायरेक्शनल व्यू है तो मेरे ख्याल से 120-125 तक एक डिप के लिए वेट करना चाहिए। और कुछ स्टॉक्स जो आज कमजोरी के साथ खुलने की तैयारी कर रहे हैं, जीवन नंबर साहब के बाद आज देखिए 5% नीचे खुलने की तैयारी ये कर रहा है। बायोकॉन नतीजों के बाद करीब 2% नीचे खुलने की तैयारी कर रहा है। यूनाइटेड फॉस्फोरस कल भी पिटाई हुई थी, आज 1% नीचे खुलने की तैयारी ये शेयर कर रहा है। रिलायंस कैपिटल में सुस्ती के साथ शुरुआत होगी लेकिन सर्किट पर खुलेगा। आईटीडीसी का स्टॉक इंडिया बुल्स वेंचर्स आज फिर सर्किट लगाने की तैयारी में, कल नीचे का लगा था, आज ऊपर का नतीजों के बाद। और बाहुबली के चलते मुक्ता आर्ट्स देखिए 5% मजबूती के साथ खुलने की तैयारी करता हुआ 100 रुपए के ऊपर जाता हुआ ये शेयर। बिल्कुल, तो ये तमाम शेयर हैं जो आज एक्शन में दिखेंगे आपको, और शुरुआती कारोबार में उन तमाम 16 शेयरों पर भी रखिएगा नजर जहां पर एक्शन होता हुआ दिख रहा है आज के प्री ओपनिंग सेशन में। और खबरों के दम पर नतीजों की लाभ से बड़े दिन वाला है, और मिड कैप्स कई सारे जो नतीजे पर रिएक्शन देने वाले हैं उन पर भी फोकस रहेगा। बाजार इसलिए ठीक खुल रहे हैं, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं। 35 अंक ऊपर सेंसेक्स और 1 अंक नीचे निफ्टी। तो शांत शुरुआत होती दिख रही है भारतीय बाजारों की सीरीज के पहले दिन। रेंज बाउंड ट्रेड, और उसके बाद देखेंगे किस तरफ का डायरेक्शन बाजार लेने की कोशिश करते हैं। तो तैयारी कर लीजिए अब आज की पारी की शुरुआत की। और कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं है जो निफ्टी में बहुत बड़े गैप से ऊपर या नीचे 1% की रेंज में सारे स्टॉक खुल रहे हैं। तो एक्शन निफ्टी में नहीं होगा, निफ्टी के बाहर होगा, और वो तमाम और पूरा एक्शन हम आपको बताएंगे। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती है सेंसेक्स और निफ्टी पर शुरुआत की है भारतीय बाजार में 15 अंकों की मजबूती के साथ सेंसेक्स पर 2 अंक नीचे खुलता हुआ निफ्टी, और मिड कैप इंडेक्स में मामूली तेजी के साथ शुरुआत हुई है। बैंक निफ्टी 50 अंक नीचे। कौन से स्टॉक्स हैं एक्शन में? अदानी पोर्ट 0.5% ऊपर, टेक महिंद्रा 1%, बैंक ऑफ बड़ौदा 1% ऊपर है। बजाज ऑटो में खरीदारी और अरबिंदो फार्मा मामूली नुकसान के साथ। हिंडाल्को 1% ऊपर है। एचडीएफसी बैंक माफ कीजिएगा, हिंडाल्को 1% नीचे, एचडीएफसी बैंक 1% नीचे, एचयूएल एच लेटर के लिए दिन अच्छा नहीं है। भारतीय एयरटेल 1% नीचे। तो ये कुछ एक स्टॉक्स हैं जो कमजोर खुलते हुए दिख रहे हैं। आइए वायदा कारोबार के खिलाड़ी बता दूं आपको। आईबुल रियल 4% नीचे, उज्जीवन 3% नीचे, बायोकॉन 3% नीचे। तो नतीजों के दम पर ये तमाम मिड कैप्स काफी तेजी से गिरते हुए दिख रहे हैं। 6% आईबुल रियल नीचे, बेहद खराब नंबर्स, और उसके बाद ये मार पड़ना स्वाभाविक है। वेदांता 1.5% नीचे, रिलायंस कैपिटल भी 1.5% नीचे। तो सारे के सारे स्टॉक जो कमजोर हो रहे हैं वो नतीजों के दम पर ही कमजोर होते हुए दिख रहे हैं। 1100 पर आता हुआ बायोकॉन। और अदानी एंटरप्राइजेज 2% ऊपर है। पीवीआर में 2% की मजबूती। इंडो काउंट 2% ऊपर खुलता हुआ दिख रहा है। ये कुछ एक स्टॉक्स हैं जो मजबूती के साथ खुलने के संकेत इस वक्त आपको देते हुए दिख रहे हैं। तो यहां पर एक्शन तेजी की तरफ। कुल मिलाकर ये स्टॉक्स हैं एक्शन में। निर्लोन एक और स्टॉक है जो 10% ऊपर खुलता हुआ दिख रहा है नतीजे के बाद। और आईटीडीसी 7% की मजबूती के साथ शुरुआत करता हुआ। बिल्कुल, तो बाहुबली 2 का असर पीवीआर पर, मुक्ता आर्ट पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। एफएनओ में सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला शेयर देखिए पीवीआर का ही है। साथ ही नजर होनी चाहिए आपकी छोटे मझौली कंपनियों पर। प्रिज्म सीमेंट आज का टॉप 5 स्टॉक्स में भी ये शामिल था, और देखिए जिस तरह से इनको सतना में जो इनका प्लांट है उसके लिए प्रिज्म सीमेंट करीब 8-7% ऊपर है। हाँ ये देखिए सतना में जो पावर इनका सीमेंट का प्लांट है उसके लिए इनको जो 50 साल की लीज दी गई है, इसके चलते देखिए तेजी देखने को मिल रही है। एनबीसीसी ये आज से एफएनओ में शामिल हो रहा है। एमआरपीएल शामिल हो रहा है। 2-2% मजबूती के साथ खुलने की तैयारी इन्होंने करी है। और देखिए बलरामपुर चीनी भी करीब 1-1.5% मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। नतीजों के बाद मारुति के ऊपर बड़े ब्रोकरेज हाउसेस के 7-7 हजार से ऊपर के टारगेट्स आते हुए तो मारुति का शेयर भी मजबूती के साथ आज के दिन कारोबार करता हुआ। लेकिन आज का एक्सीडेंट तो इंडिया बुल्स रियल एस्टेट है 4% वीक। बायोकॉन नीचे है तो सिंजन भी देखिए इसी की ग्रुप की कंपनी, यहां पर भी 3% का दबाव के साथ इस समय कारोबार होता हुआ। लेकिन सरकारी कंपनियां आज फोकस में हैं।
5% ऊपर। आईटीडीसी, आईटीआई में भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। अच्छा, एचसीएल इन्फोसिस्टम्स ये अपने एजुकेशन कारोबार को बेचने की बात कर रही है, तो यहां पर भी तेजी आज देखने को मिल रही है। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है, लेकिन बाजार में ऊपरी स्तर से थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। 100 अंक नीचे सेंसेक्स है और 3 दिनों की तेजी के बाद कल भी भारतीय बाजार लाल निशान में बंद हुए थे और आज शुरुआत भी थोड़ी कमजोरी के साथ होती हुई। बैंक निफ्टी भी वीक है। बिल्कुल, थोड़ा दबाव साफ तौर पर बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन बाजार के नए खिलाड़ी काफी एक्शन में। फोर्टिस हेल्थकेयर 3% ऊपर है, एनबीसीसी में 3% का इजाफा। एमआरपीएल बलरामपुर चीनी, जी हाँ, इस स्टॉक पर एक बार राय ली जाए। बलरामपुर चीनी वायदा कारोबार का नया खिलाड़ी, यहां पर बढ़िया एक्शन होता हुआ दिख रहा है। यहां पर क्या खरीदारी का मौका है? कोई अमरीश पसंद है आपको? क्योंकि एक और खबर जो चल रही है कि इस बार इन्हें इन्वेंट्री गेन जबरदस्त होने वाले हैं बलरामपुर चीनी में। काफी बढ़िया एक्शन ये हो सकता है, क्योंकि अब और शुगर केन के एरियर्स में इनके ज्यादा है नहीं। क्या नए वायदा कारोबार में आने के बाद कोई तेजी का मौका है? उत्तर प्रदेश में चीनी की नीति भी तैयार हो रही है। तो मुझे लगता है कि यस, आई थिंक वन कुड टेक अ कॉल ऑन दिस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट अगेन आई वुड से इट्स मोर ऑफ अ शॉर्ट टर्म कॉल. And because it has come into F&O, I think it can move up some more from here. अच्छा, सीएट आज देखिए नर्वस होता हुआ, नतीजों से पहले 2% कमजोर है। क्या इसे शॉर्ट करना चाहिए? आप तेजी की बात तो कई बार कर चुके हैं, आज अगर नंबर्स कमजोर आते हैं तो फिर ये गिर भी सकता है। क्या यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है? अवॉइड करेंगे? मैं तो अवॉइड करूंगा, क्योंकि परसों जो ब्रेकआउट आया है उसका इम्पैक्ट आएगा। लेकिन अगर आप जैसे कह रहे हैं रिजल्ट खराब आएगा, मैं शॉर्ट नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा। ओके, एक और स्टॉक जो बड़ा तेजी में आता दिख रहा है वो है ओबीसी। आज देखिए 2% मजबूत है। बैंक्स जहां एक और थोड़े वीक होते दिख रहे हैं, एक तो संकेत साफ दिख रहा है कि बैंक्स जो कमजोर है वो दिग्गज ही हैं। सरकारी बैंक बिल्कुल भी कमजोर नहीं है, क्योंकि बढ़ने वाले शहरों में देखिए इलाहाबाद, ये भी सीएनबीसी आवाज की खबर का असर है। सीएनबीसी आवाज ने खबर दी थी और हम 3 दिन से कह रहे हैं कि कंसोलिडेशन की बात सरकार कर रही है, कुछ बड़ी खबरें आएंगी। और देखिए पीएसयू बैंक्स में कल हमने खबर बताई है, हमारी हेडलाइंस में भी थी कि सरकारी बैंकों का कंसोलिडेशन होगा। आज भी देखिए सरकारी बैंक इसलिए ऊपर है। बिल्कुल, 3 से 4 बड़े बैंक्स के साथ छोटे बैंक्स को मिलाया जा सकता है, और उसमें ओबीसी ये है स्टॉक जो एक्शन में रखे। ये हम कई बार लगातार कह चुके हैं। ओबीसी में भी वही चीज आपको देखने को मिलेगी जो सीएससी, इंडिया सीमेंट या जेएसडब्ल्यू एनर्जी में देखिए। ये एक पोजिशनल ट्रेड है जहां पर जबरदस्त खरीदारी होती हुई दिख सकती है, क्योंकि यहां पर एक तो वागले साहब एनपी की रिकवरी का मामला है, इस बार के जो रिजल्ट आएंगे वो, और दूसरा ये कि जो कंसोलिडेशन की बात हो रही है, ओबीसी बैन से बाहर निकला है, खरीदना चाहिए। खरीदना चाहिए अनिल जी, बिल्कुल खरीदना चाहिए। बात करते करते 1-1.5 रुपए की मूवमेंट आ गई, लेकिन स्टॉप लॉस थोड़ा लंबा होगा 161 का, थोड़ा सा उसके नीचे। और ऑन द अपसाइड मैं समझता हूँ 168 का हमको इंट्राडे या मे बी कल तक मंडे तक टारगेट मिलना चाहिए। ओके, चलिए तो स्टॉक पर रखिए नजर और कहां पर पोजीशंस बन रही हैं। उज्जीवन देखिए ओपन इंटरेस्ट 11% बढ़ा है, शेयर 2% कमजोर है। उज्जीवन, क्रिस चार्ट कैसे लग रहे हैं आपको? पोजीशंस कैसी बन रही है यहाँ पर, क्या व्यू है? जी, ब्रॉडली ये सब जो नए लिस्ट यहाँ पर एफएनओ के खिलाड़ी आई थिंक थोड़ा बहुत कॉशियस व्यू रख रहा हुआ था, और मेरा मानना है कि शायद यहाँ पर ऑलरेडी लास्ट आई थिंक 8-10 दिन में अच्छी खासी यहाँ पर एक वीकनेस काफी देखने को मिल रही है। तो मेरा मानना है कि शायद थोड़ा कॉशियस रहे, कोई बाउंस मिले 415 आसपास है तो एक बार बिकवाली करके चले, तो आई थिंक कोई प्रेफरेंस पोजीशन का मैं यहाँ सलाह नहीं दूंगा। ओके, तो फिलहाल यहाँ पर दूर रहें, ज्यादा बेहतर है। और दूसरा एक और स्टॉक जो एक्शन में है फेडरल बैंक के भी नतीजे आज हैं शायद। हाँ, आज ही। हाँ, आज है। सीएट, यूपीएल, फेडरल बैंक, आईडीएफसी पर हमारे सारे एक्सपर्ट्स बुलिश हैं, या आपको बता भी दें तो इनके नतीजे आज हैं। रेमंड, केशोराम के भी नंबर्स भी आ गए। रेमंड आज से वायदा कारोबार में भी शामिल हो गया है। बिल्कुल, फेडरल बैंक का एक और स्टॉक है जिस पर मैं राय लेना चाहता हूँ। अमरीश, क्या आप ट्रैक कर रहे हैं फेडरल बैंक को? क्योंकि थोड़ा बहुत ट्रैक करता हूँ, एंड आई थिंक लाइक होपफुली द रिजल्ट शुड बी डिसेंट। क्योंकि इसमें भी वही है मामला कि कई सारे ऐसे एनपीएस है जो ऑलरेडी अकाउंट कर चुके हैं, बुक कर चुके हैं, और उसके बाद इस क्वार्टर में इन्होंने एआरसीज को बेचे हैं। 35 से 40% वो आ रहा है। तो एनपीए रिकवरी और एसेट क्वालिटी जो सुधरनी चाहिए। Yeah, I mean that is one. Number two, I mean whatever we've been hearing for the last couple of months or last 1.5-2 years कि शायद यहाँ पे एक consolidation हो सकता है, and this is one of those apt private sector banks which can be taken over. बिल्कुल, और इसी पर एक चूंकि वायदा कारोबार का स्टॉक है फेडरल बैंक, राय ले ली जाए क्रिस से। क्रिस, खरीदेंगे आप?
अनिल जी, आई थिंक सबसे बेहतर रोल्स इसी में देखने को मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं एक टॉपिश फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। तो करेंटली लेवल पे शायद कोई मुश्किल है यहाँ पर, शायद 90, 95, 90, 100 के बीच में एक अच्छी खासी मुनाफा वसूली आ सकती है। तो वेट एंड वॉच भी है, रिजल्ट के लिए वेट करें, लेकिन डेफिनेटली ओवरऑल अगर प्रेफरेंस के तौर पर अगर आप देखें तो अगर कोई भी प्रॉफिट टेकिंग में अगर 85, 90 के आसपास आते हैं तो वापस एक खरीदारी की एक चांस आने की पूरी संभावना है। तो इस बैंक पर रखिएगा नजर। और सीएनबीसी आवाज का जैकपॉट स्टॉक भी रहा है, ये अब सेंचुरी मारने की बिल्कुल करीब पहुंचता हुआ। लेकिन कौन से स्टॉक 2020 के स्टॉक्स हैं जहां पर दमदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है? देखिए निर्लॉन, यहां पर खबरें थी, नंबर्स बहुत जबरदस्त आए, 7.5% का उछाल, इन्वेस्टमेंट ग्रेड का स्टॉक है और आज नीरज ने इसको अपनी टीम में शामिल किया था। सीमेंट में देखिए अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, खबरों के दम पर जो इनके हाथ में नए लाइमस्टोन के माइंस दिए गए हैं, सतना की यूनिट के लिए 50 साल के लिए लाइमस्टोन इनको मिलेगा। मुक्ता आर्ट साहब जबरदस्त प्रदर्शन दिखा रहा है, और कल ही हम बात कर रहे थे कि शेयर में क्या करना चाहिए, तो वागले साहब कह रहे थे तेजी ही करनी चाहिए। और आप देखिए बाहुबली 2 के रिलीज के चलते आज जो रब ऑफ इफेक्ट देखने को मिल रहा है मुक्ता में, इवन पीवीआर में अच्छी तेजी देखी गई है। हडसन एग्रो जैसे स्टॉक्स पे अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए एचसीएल इन्फोसिस्टम्स भी खबरों के दम पर नीरज ने सुझाया था, अच्छी तेजी यहां पर भी बनती हुई नजर आ रही है। और ये है मेरी टीम, सरकारी कंपनियों से भरी हुई, आईटीआई, एमआरपीएल, एनबीसीसी, ये सब मजबूत प्रदर्शन दिखाते हुए। एनबीसीसी के लिए आज एफएनओ में पहला दिन है, अच्छी तेजी बन रही है, एनएससी में एफएनओ लिस्ट में शामिल हुआ। बलरामपुर चीनी भी देखिए अच्छा प्रदर्शन दिखाता हुआ आज नजर आ रहा है। ये वो स्टॉक्स हैं जो दमदार प्रदर्शन आज के दिन दिखा रहे हैं। बर्जर पेंट, कैनफिनोम, ये वो लिस्ट है जो पूरी जो एफएनओ में शामिल हो रही है। और देखिए सारे के सारे शेयर मजबूती के साथ आज ट्रेड करते हैं। और मजे की बात है कि ये तमाम शेयर रिटर्न कम दिखा रहे हैं, एक्चुअली रिटर्न और ज्यादा है, क्योंकि ये जो स्टॉक एफएनओ में शामिल हुए हैं एफएनओ में ज्यादा बढ़े हैं। सही बात, कैश मार्केट में आज थोड़े कम बढ़े, तो एफएनओ में बेहतरीन तेजी वहां पर होती हुई दिख रही है इन तमाम शेयरों में। ये एक संकेत साफ इंडिया सीमेंट के ऊपर वागले साहब का कुछ कॉल है। और देखिए ये वो स्टॉक है जिसने पिछली सीरीज में भी 32% का रिटर्न दिया। मैं जस्ट वही स्पोर्ट किया था और एक्शन शुरू हुआ है। ये एक्चुअली ये भी बैन से बाहर आया है। तो बताइए, पहले आप बताइए। फ्रेश मूव चालू है अनिल जी। मैं पहले स्टॉप लॉस बता दूं, 216.50, अभी 219 है, थोड़ा लंबा है, लेकिन टारगेट भी 230 के ऊपर है, तो 230, 232, अभी 220 तो हो गया। क्या अच्छा, पीवीआर पे भी आप कह रहे हैं आप बुलिश है, क्योंकि आपने 2 शेयर लिखे। देखिए वागले साहब के जैसी चार्ट्स पर कुछ आता है तो वागले साहब लिख देते हैं कि पीवीआर और ये बुलिश है। वो बजर वाला सिस्टम होना चाहिए, जिसके एक्सपर्ट के पास कोई चार्ट्स पर कुछ आए ना तो बज दबाए और यहाँ पर एक स्क्रीन पर बज हो और हम आपको बताएं। बताइए सर जल्दी से, इससे पहले भाग जाए। पीवीआर भी मुझे 1700 के ऊपर का व्यू है, 1640 है, तो 1 से 2 दिन में 1700, 1720 तक जा सकता है। इसका स्टॉप लॉस होगा 1615। और किस लेवल से आप इसे रिकमेंड कर रहे हैं? आई थिंक हमने मार्च में 1300 के लेवल पे बात की थी, और वो आई थिंक आप ही ने फिल्म के मामले में आप काफी क्या जबरदस्त। जो गोरे ब्रोकरेज हाउसेज हैं, अगर उनको कोई शेयर पसंद है इस इंडस्ट्री में तो पीवीआर बिल्कुल 700-800 रुपए से हम लगातार रिकमेंड करते आ रहे हैं। स्टॉक में अब भी दम है और ये दमदार प्रदर्शन आज ढेर सारे स्टॉक्स में साफ तौर पर दिखा। देखिए सेंसेक्स निफ्टी भले आपको नीचे दिख रहे हो, इसलिए हम कह रहे थे कि आज इधर नजर डालिए ही मत, क्योंकि एक्शन वहां है ही नहीं। और अब वायदा कारोबार का टॉप गन इंडिया सीमेंट परसों हम सुपर कल या परसों कब रिकमेंड हुआ था, परसों में 3 दिन से लगातार आप बोल रहे हैं। लगातार हाँ, बैन से बाहर वापस आ गया। ओबीसी देखिए, इवन फोर्टिस हेल्थ केयर देखिए आज फिर से 2.5% मजबूत होता हुआ दिख रहा है, ये भी आज वायदा कारोबार में शामिल हुआ है। चोलामंडलम ये 2.5% मजबूत होता हुआ दिख रहा है, यहां पर बड़ी तेजी होती हुई दिख रही थी। ये तमाम स्टॉक से जो पोजिशनल ट्रेड्स की आजकल हम बात करते हैं, क्योंकि एक्चुअली उसका रीजन ये कि कब स्टॉक बैन में चले जाए कब बाहर आ जाए पता नहीं चलता है। एक और स्टॉक जहां पर बड़ा पोजिशनल ट्रेड बन सकता है वो है जिंदाल स्टील। ये लंबे समय के बाद बैन से बाहर आया, क्योंकि ये स्टॉक काफी दिनों, ओबीसी, ये कुछ इंडिया सीमेंट ऐसे स्टॉक है जो वापस बाहर भी आ जाते हैं, लेकिन जिंदाल स्टील ये लंबे समय के बाद अब बैन से बाहर आया। काफी वक्त इसने पिछली सीरीज में बैन में निकाला था। ये एक बेहतरीन पोजिशनल ट्रेड हो सकता है। यहां पर क्या कहीं कोई मौका है आज सीरीज की शुरुआत में जब बैन से बाहर निकला है? समित आप बताएं, वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए खरीदारी करेंगे आप? देखिए इमीडिएटली हमें लग रहा है कि ये कंसोलिडेशन फेज जो हम लास्ट 1-1.5 महीने से देख रहे हैं वो और थोड़ी कंटिन्यू हो सकती है। इसके लिए अगर आप डायरेक्शनल कॉल लेना चाहते हो, अगर 1.5-2 महीने का कॉल लेना चाहते हो, तो एक बेस्ट बाइंग जोन वुड बी अराउंड 110 to 106। ये एक काफी स्ट्रांग जोन है, यहाँ पे हम डेफिनेटली खरीदारी की सलाह देंगे। और हमें 2 से 2.5 महीने का इसका टारगेट्स अराउंड 148 का लग रहा है। सो वी आर क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक ऑन दिस स्टॉक, बट इसमें अगर आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाइज अगर कोई पे बाय करना है तो 110 से लेके 108 एक अच्छा खासा बाइंग जोन हो सकता है। बाजार पर नजर रखिए, 9300 का स्तर टूटने वाला है। हम आपसे कह रहे थे आज थोड़ी दिक्कत की बात है, मिड कैप इंडेक्स में भी दबाव
के साथ अब कारोबार होने लगा, खुला तो मजबूत था। निफ्टी देखिए ये दरअसल अमरीश बलिगा जी का इफेक्ट है। देखिए वो कह रहे हैं कि वो बेचकर घूमने जा रहे हैं साउथ अफ्रीका, तो दबाव काफी बन रहा है। बलिगा जी आप अच्छा 30,000 के नीचे लीजिए, सेंसेक्स भी आ गया और बैंकिंग स्टॉक्स प्रेशर में है साफ तौर पर। चलिए कुछ और शॉर्ट के कैंडिडेट्स आपके लिए निकालेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। अभी हाजिर होते हैं हमारे सभी मेहमान, बलिगा साहब, संदीप वागले साहब, क्रिस सुब्रमण्यम जी, समित चौहान जी, सब हमारे साथ बने हुए हैं। आप बने रहिए देश के नंबर 1 बिजनेस चैनल आपके अपने CNBC आवाज के साथ। बाजार 101 अंक नीचे है सेंसेक्स पर, निफ्टी पर 33 अंकों का नुकसान। 9,300 के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश हो रही है बाजार की, कितना कामयाब होगा ये देखना होगा, क्योंकि आज का लो जो है एग्जैक्ट 9,300 है। चलिए तो एग्जैक्ट स्टॉप लॉस रखने वाले बच गए, उनका ट्रिगर नहीं हुआ है। और 22,150 आज का निफ्टी का स्टॉप लॉस है, वो भी ट्रिगर नहीं हुआ है। 22,300 कल भी हम कह रहे थे कि निर्णायक लेवल है, कल 22,300 के ऊपर टिका नहीं। कल का हाई बता दूं निफ्टी का 22,380 था और आज 22,300 ही हाई है, 22,298 ये है इस वक्त का लेवल। तो काफी शांत कारोबार होता हुआ दिख रहा है बाजार में, ये कह सकते हैं कम से कम इस वक्त है। चलिए कुछ स्टॉक जो एक्शन में अब दिख रहे हैं। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट 7% नीचे, इस पर एक राय ली जाए, शॉर्ट किया जाए। समित क्या कह रहे हैं आप, इन लेवल्स पर क्या 147-48 पर कोई मौका बनता है या फिर देर हो चुकी है? नहीं, यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर इंट्राडे बेसिस पे देखें तो 145 के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पे अगर शॉर्ट करना है तो 145 के नीचे कीजिए, वो केस में फिर ये स्टॉक में इमीडिएट करेक्शन 140-138 के आसपास होगा। बट यहाँ पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग बैंड है उसका 145 से लेके 150, तो यहाँ पे प्राइस मूवमेंट ऑब्जर्व करना काफी इंपॉर्टेंट होगा। और श्रीराम ट्रांसपोर्ट इसके नंबर जो कमजोर आए हैं, देखिए ये शेयर भी 1.5-2% नीचे है। बलिया साहब आप क्या राय रखते हैं आप इस पर? इसके जो टारगेट्स ब्रोकरेज हाउसेज ने दिए हैं, गोल्डमैन सैक्स ने 946 के दिए हैं, नियति कुछ देर पहले बता रही थी। श्रीराम ट्रांसपोर्ट पर बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच 1250 के हालांकि टारगेट दे रहा है। तो एक ब्रोकरेज हाउस के ऊपर के टारगेट्स हैं, एक नीचे के टारगेट्स हैं। नतीजे कैसे लगे और इस सेक्टर पर क्या व्यू है? नतीजे तो खराब ही थे। आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट वी शुड सी अ करेक्शन। But then, if we believe in the India story, economy improve hoga over the next couple of quarters, then there is no way that the transportation sector, especially the truck sector, जहाँ पे इन लोग हैं for financing, I think that sector should do well. So from that point of view, I would say यदि अच्छा करेक्शन आता है यहाँ से और एक 7-8% गिरता है, then it can be possibly a long term buy. Okay, इसे फिलहाल लॉन्ग टर्म के लिहाज से खरीदारी करें तो अमरीश ने मौके देख रहे हैं कौन से स्टॉक गिरे और फिर उनको पकड़ा जाए नीचे के लेवल पर। बैंक्स जो मजबूत होते दिख रहे हैं, एक बैंक जहां पर ओपन इंटरेस्ट में अच्छा इजाफा हुआ है, हाँ ये बाहर भी आया है बैंक से, ओबीसी के साथ बैंक ऑफ इंडिया बैंक से बाहर आया, स्टॉक 1.5% मजबूत है, ओपन इंटरेस्ट 9% बढ़ता हुआ दिख रहा है। वागले साहब संकेत कुछ आ रहे हैं आपके चार्ट पर, सिग्नल हुए जनरेट या अभी वक्त है थोड़ा? नहीं पॉजिटिव है अनिल जी। 177 178 मुझे लगता है ये 183 184 तक की मूव की शुरुआत है। 176 का स्टॉप लॉस होगा। 178 तो हो गया, हाँ 176 का स्टॉप लॉस होगा, सॉरी। अच्छा ओके, एक मिनट, ये कैश में अलग आप कौन से लेवल कैश के लेवल से आप कैश में? एक मिनट में, आज क्या है वो फर्स्ट डे है ना सर, तो बैंक ऑफ इंडिया फ्यूचर डिस्काउंट पे चल रहा है। ओके, फ्यूचर्स में चल रहा है इस वक्त 173, कैश में 180, 7 रुपए का फर्क है। फ्यूचर्स में आप 170 का स्टॉप लॉस रखेंगे। ओके, तो 2-2.5 रुपए का रिस्क है। ऑन द अपसाइड 180 181 8 रुपए का अपसाइड। ये तुरंत आ जाते हैं आपके चार्ट पे, जैसे आज ही सीरीज की शुरुआत, ये सब लेवल आ जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग। चलिए तो ये स्टॉक है जिस पर नजर होनी चाहिए। बलिया जी, ये पीएसयू बैंक्स आपको क्या पसंद है? देखिए आज 2 ही पॉकेट्स ऊपर हैं, पीएसयू बैंक्स और फार्मा। ऑटो में भी चुनिंदा कुछ स्टॉक्स मजबूत हैं। पीएसयू बैंक्स पर आपका क्या व्यू है? हो जाएगा कंसोलिडेशन वगैरह जो सरकार कह रही है? सरकार जो आजकल कह रही है वो हो रहा है। हाँ,
कंसोलिडेशन तो होने का ही है, बिकॉज फाइनली आई सी देयर वुड बी 5-6 मेजर बैंक्स, बाकी जो भी PSU बैंक्स है सब मर्ज हो जाएंगे. आई थिंक दैट इज वन ट्रिगर, और उसके कारण वी हैव ऑलरेडी सीन द स्टॉक्स मूविंग अप. NPA रेजोल्यूशन दूसरा रीजन है. बट देन आई थिंक पीपल शुड ऑल्सो लुक एट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो बिजनेस है बैंक का, क्रेडिट वहां पे तो ग्रोथ हो नहीं रहा है. वहां पे आई थिंक इट इज आई थिंक मल्टीपल डिकेड्स लो, क्लोज टू अबाउट 5%. So I think this is only sort of a trading rally जो मैं देख रहा हूँ. All right. So I think people should utilize it to book out at slightly higher levels. I'm not saying that sell today, but keep selling at every higher level. 10 F&O गेनर्स में से 5 दरअसल PSU बैंक हैं. क्या तेजी हो रही है PSU बैंक में पूरा हफ्ता? होना ही है. एक स्टॉक जो आज कमजोर है, जो नए खिलाड़ी शामिल हुए हैं उनमें बहुत कम शेयर ऐसे हैं जो कमजोर है. गॉडफ्रे फिलिप्स, इस शेयर पर मेरी नजर है. हालांकि चार्ट्स पे मुझे नहीं लगता वो अगले साहब के कहीं कोई संकेत आएगा. आज कमजोर भी है. लेकिन अमरीश, क्या आपके रडार पर है? क्योंकि काफी समय से जो खबरें चल रही है, फिलिप मॉरिस मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन टाइप करने में भी इंटरेस्ट है उनका, ये सेगमेंट खरीदने में भी इंटरेस्ट है. प्रमोटर भी काफी लंबे समय से बात कर रहे हैं, निकलना है. ललित मोदी की कंपनी है. फिलिप मॉरिस और गॉडफ्रे, इनके जो ये दोनों प्रमोटर हैं, क्या करना चाहिए? नहीं, मैंने इनफैक्ट ये ज्यादा ट्रैक नहीं किया, तो इस पे टिप्पणी देना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए. ओके, लेकिन इंटरेस्टिंग. चार्ट पर राय ली जाए. बताएं समित, कहीं कोई आपके लिए संकेत है खरीदारी के? देखिए, वॉल्यूम एक्टिविटी थोड़ी इनकंसिस्टेंट होती है इसमें, बट अगर ये अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ 1250 का लेवल तो अगर ब्रेक करता है, जो लास्ट 4 दिनों का हाई है, तो वहां पे एक हम ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देख सकते हैं. सो मैं वेट करूंगा कि ये 1250 का लेवल वॉल्यूम के साथ ब्रेक होता है कि नहीं. अगर वैसा होता है तो ये स्ट्रॉन्ग सर्ज आएगी स्टॉक में टूवर्ड्स 1340 1350. तो अगर इसमें कोई भी खरीदारी करनी है तो मेरे ख्याल से 1250 के ऊपर ही करना है, और नीचे की तरफ 1180 से लेकर 1210 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन गया. ASPL, अब ये स्टॉक है जो वागले साहब के रडार पर आया है, और रडार पर आते ही भागना शुरू भी कर रहा है. सर जल्दी से बता दीजिए टारगेट्स क्या, आज कहां तक जा सकता है? में फ्यूचर्स के लेवल्स है 119, 118.75, 116.80 का स्टॉप लॉस होगा, और 125 तक के टारगेट्स आज और मंडे तक दिखने चाहिए. अगर आपको इंट्राडे करना है तो एक 3 रुपए 1.5 रुपए रिस्क, 3 रुपए रिवॉर्ड F&O में बुक कर सकते हैं. तो यही तो मैं भी आपको थोड़ी देर पहले पूछ रहा था, JSPL पूछा था. आपने पूछा था? हाँ, मैं वही तो बोल रहा हूँ. नेक्स्ट पोजिशनल ट्रेड यही है, CSC और इंडिया सीमेंट के बाद में. आई थिंक 3 मिनट पहले ही मेरे ख्याल से बात हुई थी. जबरदस्त प्रदर्शन दिखाता है. आपके टारगेट्स क्या है? ये कह रहा था, मैं यही बता रहा था कि सबसे ज्यादा बैन में यही रहा है पिछली सीरीज में, तो निकल नहीं पाया. आज ही निकला है बड़ी मुश्किल से. मेरे 123 से 125 तक के टारगेट से अगर आप इंट्राडे की बात करें, अगर आप पोजिशनल व्यू ले तो मुझे लगता है ये 130 के 130 135 का वो रेंज है जहां पर ये जाता है, वहां पहुंचेगा ये स्टॉक. तो पहले अनिल ने कहा, वागले साहब कह रहे हैं, तो देखिए इस शेयर पर रखिएगा नजर. एक दो और एक्सपर्ट से पूछते हैं उनको कैसा लगता है. बताइए समित, इसके चार्ट्स आपको कैसे लगते हैं? देखिए, आई थिंक जिंदाल स्टील की अभी थोड़े टाइम पहले बात हुई थी कि 110 से लेकर 106 का एक डायरेक्शनल कॉल होगा, जिसमें हमें लगता है कि ये 148 149 के 2 से 2.5 महीने के इसमें टारगेट्स रहेंगे. यस, यहाँ पे अगर मोमेंटम वाइज अगर देखें तो 122 123 तक ये इमीडिएटली जा सकता है कैश सेगमेंट में. तो मोमेंटम ट्रेडर्स यहाँ पे यस 1-2 दिन के लिए 122 से लेकर 124 के टारगेट्स के लिए कर सकते हैं, बट अगर डायरेक्शनली आपको कॉल लेना है तो वो 110 108 का एक स्ट्रॉन्ग जोन होगा, और 148 के टारगेट के लिए तभी बाय किया जा सकता है. एक और स्टॉक जो आज कमजोरी की तरफ है, जनरली हम इस पे खरीदारी की रिकमेंडेशन ज्यादा लेकर आते हैं, लेकिन सीएट आज नतीजों के पहले जबरदस्त कमजोर होता हुआ दिख रहा है. ये स्टॉक देखिए, और इसमें कैश और फ्यूचर्स में डिस्काउंट जो मुझे दिख रहा है, ये जबरदस्त कमजोर नंबर्स आने वाले हैं. आज यही एक्सपेक्टेशन की हमने शुरुआत इसी से की थी दरअसल. आज F&O में जब आज मार्केट खुला था तो हमने वागले साहब से पूछा था. बिल्कुल. अब देखिए डिस्काउंट, देखिए मैं डिस्काउंट लेके आ रहा हूँ आपके सामने. 45 रुपए डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है. गजब. मतलब आप देखिए, एक मिनट, कैश में कितना गिरा है? कैश का एक बार वापस लेवल लेकर आइए. माय गॉड, कैश में 15 रुपए गिरा है, फ्यूचर्स में 33 रुपए. ये इंटरेस्टिंग. क्रिस, क्या संकेत है इस स्टॉक को शॉर्ट किया जाए इन लेवल पर? और ओपन इंटरेस्ट देखिए 7.5% बढ़ा है. नंबर्स खराब है तो फिर इस स्टॉक का इन लेवल पर टिकना मुश्किल है, क्योंकि बहुत महंगा है और बहुत ऊपर बढ़ चुका है ऑलरेडी.
जी, आई थिंक लास्ट सीरीज में अगर आप देखें तो आई थिंक टुवर्ड्स द एंड अपोलो टायर, सीएट, इसमें सब जबरदस्त यहाँ पर बढ़त दिखी और जहाँ नतीजे कमजोर आने की आशंका है तो डेफिनेटली एक केस बनता है यहाँ पर शॉर्ट करने की। तो नियर टर्म में डेफिनेटली कॉशियस रहने का सलाह होगी। जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है शायद उसको यहाँ पर स्क्वायर अप कर सकते हैं। ओवरबॉट भी है, चार्ट भी अगर ओवरबॉट है और मेरा मानना है कि शायद यहाँ पर अगर फिसला तो एक कम से कम 1450 यहाँ तक जाने की पूरी संभावना है। अच्छा, तो सीएट के अगर नंबर्स कमजोर आएंगे जो कि बाजार मानकर चल रहा है, जैसा कि हमने आपको बताया, तो फिर अपोलो टायर में भी गिरावट देखने को मिलेगी। एमआरएफ तो चलिए बड़ा टिकट साइज का शेयर है, गिर तो वो भी सकता है फिर, लेकिन समित अपोलो टायर बताइए कितना फिसल सकता है, कौन से लेवल्स इसके लिए इंपॉर्टेंट है फिर? देखिए, जो प्रीवियस हाइज थे जहां से इसने लास्ट वीक एक क्लियर डिसाइसिव ब्रेकआउट देखा था अराउंड 232 233, वो लेवल्स रिटेस्ट हो सकते हैं। इसमें जो कभी भी करेक्शन आता है तो 230 233 के लेवल्स एक बार रिटेस्ट हो सकते हैं, बट डायरेक्शनली वो एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा क्योंकि स्टॉक एक अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है और लास्ट वीक में ही इसने एक डिसाइसिव प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट देखा था। तो यहाँ पे कोई भी करेक्शन आता है तो 233 230 के रेंज में यहाँ पे एक अच्छी खासी खरीदारी हो सकती है। ओके, और इस बीच एक और स्टॉक जो वागले साहब के थम्स अप पर आता दिख रहा है, जिंदाल स्टील की हमने बात की, जेएसडब्ल्यू स्टील मेटल स्पेस से एक और शेयर है। वागले साहब पहले आप अपने लेवल्स बता दें। मे फ्यूचर 201.50 का अभी ट्रेड है, 202.50 मतलब 203 के आसपास में ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगा। आई थिंक बात करते करते हो जाएगा। अब आपको भी कॉन्फिडेंस आने लगेगा। हमें तो पहले से ही था आप में कॉन्फिडेंस। ये आपके ऊपर का कॉन्फिडेंस है, हो गया 203.50। आप ₹2 का स्टॉप लॉस रखिए 1% का इसमें, ऑन द अपसाइड 210 से 212। वाह, 210 से 212। आज ये स्टॉक मेटल पर जो वो मेटल जो चले नहीं है, देखिए जेएसपीएल, जेएसडब्ल्यू स्टील, इन स्टॉक्स का दिन है, ये भागने के लिए तैयार होते हुए दिख रहे हैं। अरे चाय के शेयर देखिए, अचानक से हमारी टिकट टीम बता रही है हेल्सन मलयालम, जयश्री टी, ये देखिए क्या रैली देखने को मिल रही है। कोई फंडामेंटल रीजन बलिगा साहब या ट्रेडर्स डिलाइट है? मुझे तो लगता नहीं कि कोई फंडामेंटल रीजन है। आई थिंक इट इज मोर ऑफ सेक्टर रोटेशन। जो चले नहीं है, चलने चाहिए। मैं पिछले 1.5-2 महीनों से कॉफी की जगह चाय पीने लगा हूँ। फंडामेंटल इतनी चाय पीने लगे? जनरली क्या होता है कि वो मार्केट में टेंडेंसी है कि कोई स्टॉक चल जाने के बाद हम खबर ढूंढते हैं कि क्यों हो गया है। मजाक की बात है। चलिए, लेकिन वक्त है आप सबसे विदा लेने का। बहुत बहुत शुक्रिया बालिका साहब, वागले साहब और क्रिस सर और साथ ही समित चौहान साहब, आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, हमारे दर्शकों को आज सुबह अपनी राय देने के लिए। पहला सौदा में ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार हमारे साथ जुड़ेंगे एक ऐसे फंड मैनेजर जिनके फंड ने बेहद जबरदस्त और दमदार परफॉर्मेंस दी है और लाइफ टाइम हाई पर जिसकी एनएवी चल रही है। पिछले 3 साल से इस फंड की जबरदस्त परफॉर्मेंस है। इस फंड की परफॉर्मेंस और इस फंड के पोर्टफोलियो पर बात करेंगे। किस तरह के स्टॉक्स, किस तरह के सेक्टर्स इस फंड में आप देखेंगे, चौंक जाएंगे कि वाह, क्या ऐसे शेयर हैं इस फंड के पोर्टफोलियो में। हमारे साथ जुड़ेंगे मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर गौतम सिन्हा रॉय साहब इस छोटे से ब्रेक के बाद। और अब आज हम बात करें एक ऐसे खास फंड की जिसने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है और जिसकी आज 3री एनिवर्सरी है। 3 साल पूरे कर रहा है ये फंड। मोतीलाल ओसवाल मोस्ट फोकस मल्टी कैप 35 फंड। नाम थोड़ा लंबा है तो इसको हम जनरली कहते हैं मोतीलाल M35 फंड। बाजार में इस नाम से जाना जाता है। क्यों खास है? 1 महीने का रिटर्न हाईएस्ट है इस कैटेगरी में। जो डाइवर्सिफाइड फंड्स होते हैं, मल्टी कैप फंड्स होते हैं, उनमें 1 महीने में 10% का रिटर्न नंबर 1। 3 महीने में 19% का रिटर्न फंड नंबर 1 है। 6 महीने में 38% का रिटर्न फंड नंबर 1 है। 6 महीने में 15%। 1 साल में 38% का रिटर्न और 2 साल में 16% सालाना रिटर्न। ये है इस फंड की जबरदस्त परफॉर्मेंस। नंबर 1 पे ये फंड परफॉर्म कर रहा है। लगभग $1 बिलियन यानी कि 6,500 करोड़ के आसपास का इसका एयूम हो गया। हमारे साथ फंड मैनेजर गौतम सिन्हा रॉय साहब हैं जो इस फंड के पीछे जो मैनेज कर रहे हैं। गौतम जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई, इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस।
महीने के लिहाज से देखें, 6 महीने, साल भर के लिहाज से, 3 साल के लिहाज से। और एनिवर्सरी की ढेरों शुभकामनाएं तीन वित्तीय आवास की पूरी टीम की तरफ से। ये बताइए कि क्या खास वजह है आपकी इस फंड की इतनी बेहतरीन और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के पीछे? देखिए, सिर्फ एक वजह तो हो नहीं सकती। इट्स मशीन, हमारा एक प्रोसेस है। हम QGLP बोलते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को। क्वालिटी कंपनीज विद ग्रोथ, विथ लॉन्जिविटी ऑफ ग्रोथ को सही प्राइस पे खरीदना, राइट? सो वो एक सिंपल टर्म्स में एक मंत्रा है, बट इसके पीछे बहुत सारी साइंस है, बहुत सारी आर्ट है, बहुत सारी चीजें जो है हम देखते हैं। एक और चीज जो मैं कहना चाहूंगा जो हमें हेल्प किया है बहुत, इज आवर फोकस्ड अप्रोच। देखिए, ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, 50-60 स्टॉक में फैले हुए होते हैं। हमारा क्या रहा है कि वी हैव बीन फोकस्ड, 20 स्टॉक पे हमने काम किया है। किसी भी टाइम में पोर्टफोलियो आप देखेंगे 20 से 22 स्टॉक से ज्यादा रहे नहीं है। और वो इस एनवायरमेंट में हमने ऐसे स्टॉक्स पिक किए हैं जहां पे ग्रोथ काफी अच्छा है, क्वालिटी तो ऑब्वियसली है ही, और ग्रोथ भी काफी अच्छा रहा है। तो हम अगर अपने आप को बहुत फोकस रखते हैं एक फ्यू सिलेक्ट स्टॉक्स पे, तो हमें वो हाइपर ग्रोथ जो चाहिए टू गिव गुड रिटर्न्स, वो मिलने की चांसेस ज्यादा होती हैं। दीज आर द सम ऑफ द फैक्टर्स विच इज डेफिनेटली हमें हेल्प किया है, और आगे चल के भी हम बिलीव करते हैं कि दीज आर द फैक्टर्स जो हमें मदद करेंगे। बिल्कुल, तो ये फैक्टर्स हैं जो काम करते आ रहे हैं इस फंड के पीछे। और इससे पहले हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, अनिल का डिस्क्लोजर मैं ही दे देता हूं। अनिल के पास ये फंड है और अनिल के पोर्टफोलियो में ये काफी समय से है, और काफी स्ट्रांगली मैंने कई बार हमने सबने रिकमेंड किया, बराबर है। बिल्कुल। तो ये फंड के बारे में एक छोटी सी और एडिशनल जानकारी दे दूं इससे पहले हम चर्चा में आगे बढ़ा। आप सोच रहे होंगे इस फंड में है कौन से स्टॉक्स? ये देखिए, ये लिस्ट है RBL, ये हाल ही का सबसे लेटेस्ट एंट्रेंट यही है। और इंडसइंड बैंक, HDFC बैंक, अच्छा ऑटो में मारुति और आइशर है। और आइशर में जो आप बहुत बड़ा मूवमेंट देखते हैं, कभी कभी शायद ये फंड में जो पैसा आ रहा होगा उसमें खरीदारी हो रही होती होगी। ये बताइए, पैसा खूब आ रहा है इस फंड में, और म्यूचुअल फंड्स में इस समय रिटेल इन्वेस्टर्स पैसा डाल रहे हैं खूब भर के? जी, बहुत बहुत पैसा आ रहा है। आई थिंक रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा फाइनली म्यूचुअल फंड्स में काफी तेजी से आ रहा है। इक्विटीज एज ए एसेट क्लास में काफी तेजी से आ रहा है। आपको पता होगा कि इंडिया का फाइनेंशियल सेविंग्स का 4% से कम अभी भी इक्विटी में है। तो इसमें एक हॉकी स्टिक आने की गुंजाइश तो है ही, हमेशा से रही है। हम 10 साल से, जब से हम बाजार में हैं, उससे पहले से भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि आएगा। तो फाइनली शायद कहीं ना कहीं ये आते हुए नजर आ रहा है। तो उसके कारण हम देख रहे हैं कि इक्विटी AUM बढ़ रहे हैं, बट अभी भी काफी सिलेक्टिव है। फ्यू सिलेक्ट फंड्स में काफी पैसे आ रहे हैं, जो विच आर इंक्रीजिंग इन साइज। सो ये एक वाइड स्प्रेड फिनोमेना भी हो जाएगा। इंडिया के अंदर बहुत सारे फंड्स हैं, बहुत सारे अच्छे फंड्स हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में और पैसे आएंगे और बड़े बड़े फंड्स। एक चुनौती तो होती होगी, क्योंकि ये सारे शेयर 52 वीक हाईएस्ट लगा रहे हैं, महंगे होते जा रहे हैं और महंगे होते जा रहे हैं। आपके पास जो पैसा आता है आप इन्हीं फंड्स में लगाना चाहते हैं। M35 में जो अभी जगह बची हुई है, शायद 20-21 शेयर हैं आपके पास, तो जो जगह बची हुई है, नए शेयर अब ऐड होने वाले हैं। आपकी बात सही है कि काफी सारे अपने स्टॉक्स हैं, उसमें पी रेशियोज अभी काफी हाई है। देखिए, 52 भी हाई मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। अगर एक शेयर में 70% ग्रोथ आया है अर्निंग्स में, और शेयर 30% चला है, तो मैं तो कहूंगा कि अंडर प्राइस्ड हो गया है लास्ट ईयर। मैं पी रेशियो देखूंगा। पी रेशियो के बेसिस पे भी ये स्टॉक्स सस्ते तो नहीं है, इतना मैं कह सकता हूं। बट मैं बहुत ज्यादा वर्डेड नहीं हूं। ऐसा नहीं कि बहुत महंगा हो गया। अभी आप ब्रॉडर बाजार का अगर पी रेशियो देखिए, वो 22.5 है। वो महंगा है क्योंकि बाजार में अर्निंग्स ग्रोथ नहीं आ रहा है। अगर बाजार में 20% अर्निंग्स ग्रोथ आता होता तो ये 22.5 का पी महंगा नहीं होता। मेरे फंड का पी करीबन 26 है, बट अर्निंग्स ग्रोथ मेरे फंड में 20% से ऊपर है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो हाई पी है, वो हाई अर्निंग्स ग्रोथ से कंपनसेट हो जा रहा है। तो इस पे एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, इस पोर्टफोलियो की क्वालिटी को देखकर, अगर आपने कोई शेयर गलत भाव पे खरीद लिया है, यानी कि ऊंचे में, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। दिक्कत की बात कब होती है? जब आप गलत क्वालिटी का शेयर खरीद लें। गलत क्वालिटी का शेयर खरीद लें तो फिर निकलना मुश्किल है कि उसकी भाव वापस आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन अच्छी क्वालिटी का शेयर महंगा भी खरीद लिया तो थोड़ा सा वक्त कम ज्यादा लग सकता है। मुझे ये फंड हेमंत जो पसंद है, उसकी एक बड़ी वजह, जब मैंने इस फंड में पैसा लगाया तो मैंने ये सोच के लगाया था कि M35 है, मल्टी कैप है, अच्छे मिड कैप्स भी होंगे, लार्ज कैप्स भी होंगे, मिक्स होगा और उससे बहुत बढ़िया रिटर्न आएगा। बट मुझे सबसे बड़ा सरप्राइज और पॉजिटिव सरप्राइज जो हुआ गौतम, वो ये कि आपने दिग्गज शेयरों के साथ ये रिटर्न दिया। मिड कैप के साथ ये रिटर्न लाना कंपैरेटिवली शायद इजी होता। तो इतने ज्यादातर आपके सारे स्टॉक निफ्टी में से हैं, राइट? उसके बावजूद ये परफॉर्मेंस आई। और कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक HPVP IOC जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो आपकी टॉप होल्डिंग में है,
ये कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं था मेरे ख्याल से 2, 2.5, 3 साल पहले। आपने ऐसा क्या देखा, क्यों खरीदार, क्या अब भी आप क्यों बुलिश है? देखिए, हमारी हमेशा नजर इसी चीज पे रहती है कि कहां पे अंडर अप्रिशिएटेड क्वालिटी, अंडर अप्रिशिएटेड ग्रोथ है। आप देखिए, ये जो कंपनीज हैं, जब से प्राइसिंग डीरेगुलेशन हुआ है, इनकी आरओईज एक रॉकेट की तरह ऊपर गई हैं। अभी 20% से ऊपर आरओईज कर रही हैं ये कंपनीज, और अर्निंग्स भी करीबन 3-4 गुने बढ़ गए हैं, और अभी भी अच्छी उसमें ट्रैक्शन हम देख रहे हैं। तो ये अंडर अप्रिशिएटेड था, और ये मिलता कितने पी पे था? 3-4 पी में मिलता था। अभी भी जाके करीबन 10-1 पी हुआ है, 8-9 पी पे HPBP है, 12 पे IOC है। तो अभी भी सस्ते हैं ये स्टॉक फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ क्वालिटी और अर्निंग्स ग्रोथ। सो हमें ये अंडर अप्रिशिएटेड क्वालिटी और अर्निंग्स ग्रोथ जहां भी नजर आता है, हम उस पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं और उसी को खरीदने की कोशिश करते हैं। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जबरदस्त प्रदर्शन दिखा रही हैं इस फंड में है, और आयशर और मारुति तो है ही, लेकिन इंश्योरेंस सेक्टर ये भी आपको पसंद है? क्योंकि मैं देख रहा हूं मैक्स लाइफ भी है आपके पास। इस सेक्टर पर क्या व्यू है, और क्या लगता है अगली बड़ी तेजी इस सेक्टर से उम्मीद की जाए? बिल्कुल। सो इंश्योरेंस सेक्टर में खास बात यह है कि इंडिया में क्लासिकली इंडिया का सेविंग्स फिजिकल एसेट्स में जाता था, गोल्ड में, रियल एस्टेट में, बट वो अब शिफ्ट हो रहा है, शिफ्ट होकर फाइनेंशियल सेक्टर में आ रहा है, और उसके अंदर इंश्योरेंस प्लेज अ बिग रोल। क्योंकि लोग क्या है ना कि फिक्स्ड इनकम और गोल्ड से डायरेक्ट इक्विटी में नहीं आने वाले, उनको थोड़ा सा दे विल टेक सम टाइम। फर्स्ट वो यूरोप स्कीम्स में जाएंगे, ठीक बात है, उसके बाद धीरे धीरे इक्विटी में आएंगे। तो वो इंश्योरेंस एक स्वीट स्पॉट में है, तो उसमें बहुत अच्छा ग्रोथ आ रहा है, एंड वी हैव वेरी गुड कंपनीज देयर। मैक्स, आफ्टर मर्जिंग विद the proposed merger with HDFC Life, that will become the largest insurance company, life insurance company in India. बहुत अच्छी कंपनी होगी, अच्छी क्वालिटी की कंपनी होगी, ग्रोथ भी बहुत अच्छा होगा ओवर द नेक्स्ट डिकेड। सो हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं जब, तो इंश्योरेंस इज अ सेक्टर जहां हमें नजर आता है कि बहुत लॉन्ग टर्म तक अच्छी ग्रोथ होने की गुंजाइश है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस फंड की बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए, और इसी तरह आप हमारी और सारे आपके निवेशक जितनी है, स्पेशली मेरी भी एनएवी बढ़ाते रही है, मेरी पोर्टफोलियो की वैल्यू बढ़ाते रहे। तो बेहतरीन परफॉर्मेंस मोतीलाल ओसवाल फोकस M35 फंड की, और ये परफॉर्मेंस आपके सामने गौतम सिंह नारायण साहब ने रखी। बाजार है थोड़े कमजोर, सेंसेक्स निफ्टी लेकिन मिड कैप शेयरों में एक्शन है बरकरार, अभी 1/4% मजबूत, और निफ्टी ने 9300 पर लिया है सपोर्ट। पहला सौदा में आज के लिए इतना ही। ना बन रही है CNBC आवाज के साथ प्रियंका संभव दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेंगी, जो लेकर आएंगी आज का कमोडिटी बाजार की ओपनिंग और आपके तमाम सवालों के जवाब। फिलहाल हम दोनों को दीजिए इजाजत, नमस्कार।